आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर चैनल पे। हम लोग आज ऐसे विषय की अभी चर्चा करने जा रहे हैं जिसका महत्व अचानक बीपीएससी में बहुत ज्यादा बढ़ गया। कुछ घटनाएं हैं जो अचानक रातों रात परिवर्तन जिसको कहते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो अस्थाई बंदोबस्त होने से जिस प्रकार अचानक किसानों की स्थिति और जमींदारों की स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, बीपीएससी ने वही परिवर्तन इस बार किया। किसान जैसी स्थिति, दयनीय स्थिति ऑप्शनल विषय का बना दिया और जमींदार जैसी स्थिति निबंध विषय का बना दिया। तो ये जो बच्चे ऑप्शनल के लिए पहले जितने परेशान होते थे, 300 अंक के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, अब सेम वही प्रक्रिया निबंध के लिए उन्हें करना होगा। हमेशा बचपन से ही आपके अंदर निबंध के एक रटने की प्रवृत्ति विकसित हो गई। आज बहुत दुख की बात है कि गाय पर निबंध लिखने के लिए अगर कहा जाए, ये सच्चाई है। 1 क्लास 2 क्लास के स्टूडेंट को दूसरा क्लास में कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसको कहा जाए गाय पर लेख लिखे, और बीपीएससी के कई बच्चे जो ग्रेजुएशन करके चल रहे हैं उनको कहा जाए गाय पर निबंध लिखें। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दूसरा क्लास के बच्चे और बीपीएससी के तैयारी करने वाले बच्चे में अधिकांश का, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, अधिकांश का लगभग बातें वही हो जाएगी। गाय एक पालतू जानवर है से दोनों शुरू करेंगे। 4 पैर होते हैं, ऐसे 2 कान होते हैं, उजले होते, काले होते, भूसा खाती, घास खाती, दूध देती, बस यही सभी बातें होती। तो हम लोगों को आखिर ये समझना होगा कि क्या बीपीएससी का डिमांड हो गया। इस निबंध की भूमिका पहले केवल और केवल 30 अंक का था। ऐसा नहीं कि बीपीएससी में पहले निबंध नहीं पूछे जाते थे। बीपीएससी में पहले हिंदी में निबंध पूछे जाते थे, इस बार भी पूछे जाएंगे, और वह निबंध केवल 30 अंक का होता था। अब अचानक इस बार से एक शून्य लगा दिया गया है। 300 अंक का निबंध होगा, ये 30 भी रहेगा हिंदी में। यानी निबंध केवल एक सेक्शन की तैयारी से 330 अंक आएंगे। नंबर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, और ये निश्चित कहा जा सकता है कि ऑप्शनल की तुलना में इसमें बहुत कम मेहनत है। कोई भी सब्जेक्ट पहले ऑप्शनल लेते थे और 300 अंक की तैयारी करते थे बच्चे। अब इतिहास का ही ऑप्शनल ले लें तो एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सब मिला करके तब 300 आते थे। अब तो चलो कम से कम केवल निबंध ही 300 के हैं। इनके प्रश्नों की प्रवृत्ति और तमाम चीजों को आपको हम समझाएं तो देखिए बीपीएससी ने किया क्या है। अब मेंस एग्जाम में निबंध ही निर्णायक भूमिका में होगा कि बच्चे का रैंक क्या होगा। तो चूंकि कारण है जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2, ये ट्रेडिशनल सिलेबस ही रह गया जो पहले से चले आ रहे थे, और इसके कारण कई बच्चे पूर्व से तैयारी कर रहे थे, या इसमें जो सिलेबस है इसमें आराम है कि पेपर 1 300 अंक का, 2 300 अंक का, तो ये लगभग बच्चे सभी जगह इसके क्लासेस है, और इसके मार्केट में किताबों की संख्या, तमाम चीज, इनको पुस्तक आधारित भी कह सकते हैं, सेल्फ स्टडी आधारित भी कह सकते हैं, बच्चे इस पर तैयार हैं। निबंध एक ऐसा है जिसको कोई जबरदस्ती तैयार नहीं करवा सकता। यह आपका अपना व्यक्तित्व केंद्रित तत्व है। यह आपका किस प्रकार का व्यक्तित्व है, शिक्षक ने किस रूप में आपको ढाला है, उन चीजों के लिए 3 घंटे आपके कॉपी कलम दिए जाएंगे, और 3 घंटा में आपके व्यक्तित्व, आपकी मानसिक चेतना, आपके भाव, इन सभी का प्रदर्शन होगा, और उस प्रदर्शन से लिखित रूप में आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होगी। और यह किसी भी बच्चे का रातों रात अचानक एक दिन में बनने वाली प्रक्रिया नहीं। इसके लिए एक कठिन तप करना होगा, एक प्रोसेस समझना होगा, और हम अपने 5-6 क्लास शुरुआत का ये मान के चल रहे हैं कि किसी शुरुआत करने वाले बच्चे के लिए एक संजीवनी बूटी के समान होगा। हम लोग चर्चा करेंगे निबंध में बीपीएससी में प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या है,
कितने शब्द में लिखें, कितना में भूमिका लिखना है, किस प्रकार निबंध लिखना है, निबंध होता क्या है, लेख निबंध में अंतर क्या है, सभी विषय वस्तु पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। पूरी बात को बढ़िया से सुनना होगा। अब इसमें हम लोग बात करें, एक एक केंद्रितकरण करके अगर हम चलें कि सेंट्रलाइज रूप में कि किस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम एक बेसिक बात करें प्रश्नों की प्रवृत्ति। बीपीएससी की टेंडेंसी निबंध के लिए किस प्रकार की होगी? बीपीएससी ने साफ कहा है कि निबंध 300 अंकों का होगा और इसके लिए 3 घंटे का समय दिए जाएंगे। इसमें 3 खंड में सवाल होंगे, खंड क, खंड ख और खंड ग। एक अच्छी बात है कि तीनों ही खंड में 4-4 प्रश्न दिए जाएंगे। तीनों खंड में 4-4 प्रश्न दिए जाएंगे और इन 12 क्वेश्चन में आपको कोई एक बनाना है, कोई एक बनाना है, कोई एक बनाना है। यानी प्रत्येक खंड से एक एक निबंध लिखने हैं, यानी परीक्षा में कुल 3 निबंध लिखना है और 3 निबंध मिला करके 300 अंक है। मतलब प्रत्येक निबंध 100-100 अंक के आपको प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक निबंध में आपको 100 अंक है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज समझिए, इसमें सिलेबस कहता है खंड क और खंड ख, इसका पाठ्यक्रम यूपीएससी के पाठ्यक्रम के निबंध जो है उसके समान होगा और खंड ग में स्थानीय लोकोक्ति या बिहार के मुद्दे होंगे। मतलब खंड ग के जो सवाल होंगे वो ठेठ बिहारी लड़के और बिहारी शिक्षक ही इसके लिए सबसे कंफर्टेबल होंगे। ये बिहार के स्पेशलाइजेशन होगा, बिहार के लिट्टी चोखा, बिहार के जिलेबी, बिहार के जलेबी के बाद बिहार का कोई खाद्य सामग्री हो गया, बिहार से रिलेटेड जो लोकोक्ति प्रचलित है, भोज के वक्त कोहड़ा, ये सब शुद्ध बिहार में खूब चलने वाला लोकोक्ति है। गुरु गुड़ और चेला चीनी। अब इसी प्रकार से आपको भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बैठ पगुराए, इसी प्रकार से जितने भी बिहार के लोकोक्ति सुने हो, है क्या, जब तक लिखे नहीं हो तभी तक भार है। एक बार 3 लोकोक्ति पर आप प्रयास कर लोगे तो सभी उसी पैटर्न पे चलेंगे। मेन स्ट्रक्चर सीखना है, हर निबंध के अपने स्ट्रक्चर होंगे, जितने लोकोक्ति हैं उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे और उस स्ट्रक्चर को जो बच्चे बढ़िया से समझेंगे, उम्मीद है खूब बढ़िया निबंध लिख पाएंगे। जाके पैर न फटे ब्याई, सो क्या जाने पीर पर आई। अब इसको आपको समझना होगा कि कहने का इसका भाव क्या है, अर्थ क्या है, किस प्रकार इसको लिखेंगे। तो इसके लिए ये पूरा 100 अंक हम स्वयं पढ़ाएंगे। खंड ग में कोई शिक्षक आपके साथ नहीं होंगे। खंड क और ख में 4 सेक्शन है, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग की तैयारी होनी चाहिए। अब आर्थिक निबंध के लिए हमने अलग शिक्षक रखा है, पॉलिटिकल इशू के लिए अलग शिक्षक होंगे, आईआर संबंधित जो होंगे, इंटरनेशनल इशू, करंट संबंधित, उसके अलग शिक्षक होंगे। तो इसमें मुख्य रूप से हम प्रयास करेंगे सामाजिक मुद्दे जो है, इसमें व्यक्तित्व जो केंद्र में आपको रख करके है। यदि आप प्रधानमंत्री होते, निबंध दे रहा है यदि मैं मुख्यमंत्री होता, निबंध दे देता है यदि ईश्वर हमारे सामने आते, तो ये क्या है, केंद्र बिंदु में आप हैं। तो वैसे 2 निबंध, सामाजिक और केंद्र बिंदु में स्वयं रहने के स्ट्रक्चर अलग, और उसको दोनों को हम खुद पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि 100 अंक यहां और 100 अंक यहां, 200 अंक बच्चे हमारे द्वारा पढ़ाए गए निबंध से ही लिख सकते हैं। ऐसे निबंध के लिए हम खुद ही 5 शिक्षकों का एक समूह रखे हैं जो अलग अलग मुद्दे पर डिटेल करेंगे। तो उनसे इन सभी ऑप्शन की संभावनाएं बढ़ेगी आपके बनने की। बाकी उम्मीद है कि सिर्फ हमारे द्वारा पढ़ाने से ही आप 200 अंक आराम से लिख पाएंगे। तो ये तो हमने बताया प्रश्नों की प्रवृत्ति। 4 में 1 बनाना है, 3 छोड़ना है, 4 में 1 बनाना है, 4 में 1 बनाना है। इन दोनों का स्तर हम समझाए, यूपीएससी स्तर क्या होता है हम इसकी बात भी करेंगे।
दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल उठता है बच्चों को, कितने शब्दों में लिखें? कितने शब्दों में लिखें, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली आप अपनी सीमाओं की बात करें, जीएस पेपर मान लो 2 की बात करें, 1 छोड़ते हैं, चूंकि 1 में तीसरा पेपर डीआई हो जाता है, हिस्ट्री, करंट अफेयर और डीआई। लेकिन जीएस अब डीआई तो मैथमेटिकल है, इसलिए 2 का एग्जांपल ले रहे हैं कि इसमें पॉलिटी है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कंप्लीट लिखना है, तीनों ही मिलाकर के 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक प्रश्न जीएस में बच्चे 250 शब्द में लगभग लिखते हैं, हम 300 शब्द मान लेते हैं। 300 शब्द में अगर आप 8 क्वेश्चन लिखते हो तो 2400 शब्द होते होते आपकी हालत खराब हो जाएगी एकदम। लास्ट 300 शब्द में अगर 8 क्वेश्चन लिखे तो एकदम 3 घंटा पूरे हो जाए। तो आप अपनी सीमाओं को ये समझ लो, कोई भी व्यक्ति 3 घंटा में सोच करके लिखने की क्रिया में 24-2500 शब्द से ज्यादा नहीं लिख सकता, क्योंकि टाइम का भी तो लिमिटेशंस। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई मैथ नहीं है कि आपको एक एक करके कोई शब्द गिन रहा है। जनरली आपके प्रयास होनी चाहिए, जो पहला निबंध लिखे उसको लगभग 1000 शब्द पहुंचा दे। तीनों 1000 नहीं पहुंचेगा, दूसरा भी आप 1000 की ओर चलेंगे तो तीसरा बहुत शॉर्ट हो जाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा आपको। चूंकि आपके लिखने की सीमाओं के लिए हमने इस एग्जाम्पल को दिया है कि आप 24-2500 वर्ड ही लिख पाएंगे, तो पहला निबंध थोड़ा स्थिर से 1000 शब्दों में आराम से लिख दीजिए। दूसरा निबंध जब आए तो इसको 800 शब्द के आसपास केंद्रीकरण करें, और तीसरा भी जब आए तो 800 शब्दों में ही केंद्रीकरण इसको करें। लगभग 2600 वर्ड आपके लिए एकदम हाई स्पीड और पूर्वाभ्यास है लिखने का, तब ये 3 घंटे में इतना पहुंचाएंगे, नहीं तो 24-2500 होना वही बहुत टफ होता है। तो ये शब्दों की बात हम करें तो आपको ये मान के चलना है कि 1000 वर्ड में लिखना होता है, लेकिन 1000 वर्ड में 3000 शब्द 3 घंटे में लिखना थोड़ा बहुत मुश्किल कार्य है। इसीलिए पहले से ही हो 1000, 800, 800। जिस टॉपिक पे आप बढ़िया लिख पा रहे हैं उस पे 1000 कर लें, जिस पे कम है, अब ये निश्चित है कि बिहार से लोकोक्ति से जो संबंधित होगा उसमें 700 वर्ड भी आप लिख रहे हैं तो अच्छा नहीं बन। कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसपे आपकी कलम ज्यादा चलेगी, कुछ मुद्दे हैं जहां कलम कम चलेंगे। अब लिट्टी चोखा पे उसका लिखना कैसे है, स्वरूप को समझना होगा कि 2 मिनट रुक जाओ, अगर मैगी की प्रचार हो रही है, 2 मिनट में पैटीज खा रहे हैं लोग, तो क्या लिट्टी चोखा तो और 1 मिनट में केवल ओवन में गर्म करेंगे और तैयार हो जाएगा। जो खा रहे हैं पैटीज वो एक जंक फूड है, मैगी जंक फूड है, ये लिट्टी चोखा जंक फूड नहीं है। तो हम लोग पूरे वैश्विक स्वरूप कैसे उसको प्रदान करेंगे, कैसे उसके पूरे सिस्टम को हम लोग बढ़ाएंगे। तो इस पर 700-800 शब्द लिख रहे हैं तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम होगी। तो कितने शब्द में दें, हम समझते हैं कि यह भी आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। अब निबंध लिखने में 3 पार्ट होंगे। किसी भी आंसर के 3 पार्ट होते हैं, एक भूमिका, एक वर्णन और एक निष्कर्ष। और यही स्ट्रक्चर मेन सीखना होगा। कोई भी बच्चे लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले भूमिका सोचे। भूमिका का मतलब क्या होता है, ये जस्ट लाइक सिनेमा का टेलर। टेलर का मतलब क्या होगा, तो टेलर का मतलब एक ऐसी बात लिख रहे हैं जिससे अंदाजा लग जाए कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। और वर्णन का मतलब जितने भी उसमें पॉइंट सोच रहे हैं, पैराग्राफ चेंज करके 10 पॉइंट्स, कम से कम 10 बार पैराग्राफ चेंज या 7 बार पैराग्राफ चेंज, उतने मुद्दे पर आप इसमें चर्चा करें। अभी समस्याएं होगी कई बच्चे को, 1000 शब्द ठीक से सुनोगे तो लगेगा 1000 ही शब्द, और रहता तो बढ़िया था। इसी पर मन भर लिखेंगे, बहुत बढ़िया से लिखेंगे, क्योंकि यहीं पर जब खुलेगा तो आपको लिखने की क्षमता विकसित हो जाएगी। और तीसरा नंबर है निष्कर्ष। आप क्या कहना चाहते हैं, ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन। तो इसमें कोशिश क्या करनी चाहिए, लगभग आप 1000 वर्ड लिख रहे हो तो एक बात ध्यान रखो कि लगभग 80-85% वर्णन पे रहना है। 85% वर्णन है, बीच का पार्ट। जैसे किसी व्यक्ति को आप बना रहे हो
तो ये जो आप देखो, ईश्वर ने भी उसे जो बनाया है, ये इतना दूर भूमिका है, यह पूरे उसके वर्णन का पाठ है और यह पूरा उसका निष्कर्ष का पाठ है जिस पर रखा है। ईश्वर ने भी आपको एक अनुपात में बनाया है। अगर कोई चित्रकार इतना बड़ा चेहरा बना दे, इतना बड़ा बॉडी बनाए और इतना लंबा पैर, कहीं से अच्छा नहीं लग रहा है। उसी तरह कई बच्चे का भूमिका इतना बड़ा, निष्कर्ष अलग, वर्णन ही कम, नंबर घट जाएंगे। आपको इस रेशियो को मेंटेन करना है कि मेन बॉडी 85% है, बाकी 15% में ही दोनों रहना है। कोशिश करें कि 8% के लगभग आप ऊपर रहे, 7% के लगभग नीचे रहे। 8% का मतलब आप समझ गए कि अगर आप 1000 वर्ड में लिख रहे हैं पूरे निबंध को, तो आप लगभग 80 शब्द में आप भूमिका रखें। एक बच्चे जो आंसर लिखते हैं, आपको हम समझा दे, आंसर लिखने में एक पंक्ति में आप 7 से 8 शब्द लिख पाते हो। आप खुद लिखोगे तो देखोगे वो सब एक अभ्यास है। अब कोई बच्चे बहीन लिखा तो बढ़ भी गया, कोई बड़ा लिखा तो घट भी गया। वन एवरेज की बात करें तो एक सामान्य लेखन में 7 शब्द 8 शब्द एक पंक्ति में आते हैं। अब कोई शब्द बड़ा चुने हो तो किसी पंक्ति में 5 है, किसी में छोटे शब्द है तो 8 भी, एक एवरेज लगभग ये आ गई। और इसीलिए जो भूमिका है, ये लगभग किसी भी बच्चे को सोचना है कि हमें 11 से 12 लाइन में 12 पंक्ति में सोचना है। पूर्व निर्धारित होगा कि हमें 12 पंक्ति भूमिका पे रहना है। इस 12 पंक्ति में कितना बढ़िया लिखेंगे, क्या करेंगे, इस पे पूरी बात सोचना है। 85% बॉडी है। 85% का मतलब बस यही लिखना है, 850 शब्द। ये 85% में 850 शब्द है। आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें अगर हम आपको सिखाएं कि कम से कम 5 बार पैराग्राफ चेंज करना, किन किन मुद्दे पर करोगे, ये बातें समझाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि इतना क्या लिखेंगे, लेकिन फिर लगेगा कि इतना में ही कैसे लिखेंगे। ये सामान्य बात है। 5 मान लो सिस्टम में आपको लिखना है, तो 5 पंक्ति में आपको लिखना, 5 पॉइंट्स में आपको लिखना है, तो 850 का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि लगभग आप अगर इससे भाग लगाते हो, 8 का 7 8 का एवरेज लेके चलते हैं, तो 100 लगभग पंक्ति हमारा 110 पंक्ति के आसपास टिकता है। अब 100 पंक्ति में 5 पैराग्राफ है, तो 15-20 पंक्ति पर एक पैराग्राफ चलेगा। एक मुद्दे जिसकी बात करेंगे, एकदम आराम से 15-20 पंक्ति चलेंगे। इसमें तुरंत पैराग्राफ चेंज का नहीं सोचना। और 15-20 पंक्तियों का एक एक पैराग्राफ बनाते हैं, तो 5 पैराग्राफ्स में आपको लगेगा कि वाह बहुत बढ़िया, हमने इतने शब्दों को लिख दिया। अगर आप और ज्यादा पॉइंट सोच पा रहे हैं तो उसमें और भी बड़ा कर सकते हैं। और फाइनली निष्कर्ष 7% ही है, केवल 70 शब्द 10 लाइन के आसपास में इसको लास्ट कर देना है। इसके अच्छे लेखन में आप शुरुआत किसी प्रचलित कविता से, लास्ट किसी चीज से, कविता से आप बैठा के करते हैं, और अच्छी बात है, कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है, निबंध में वो समझाते हैं आपको, ये तो हमने आपको समझाया कैसे लिखेंगे। हम हर बात को क्लास में आराम से समझा के लिखाते जाएंगे। चूंकि फर्स्ट वीडियो है तो हम चाह रहे हैं कि एक बच्चे सामान्य बोध आपके अंदर एक निबंध का हो जाए। अब देखो, पहले क्या था, किसी भी साहित्य की बात करें, संस्कृत भाषा हो, हिंदी भाषा हो, सभी में पहले लेखक मुख्य रूप से पद्य की रचना करते थे, कविताओं की रचना करते थे। अब कविताओं में क्या था, एक लय सुर बनाना आसान होता था। अब कोई भी चीज एक कर लिए, अब इसमें लास्ट वाले सिस्टम को केवल लेखक मिला लेते थे, तो उन्हें लगता था कि एक लय हमने बना दिया और उससे कविता बनाना आसान थोड़ा होता था। गद्य पद्य से अधिक कठिन कार्य है लिखना। इसमें खास विधि, अब कोई भी चीज है, अब जैसे रहीम जी की दोहा, रहीमन पानी राखिए, अब उन्होंने किया बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। तो उन्होंने क्या किया, सुन चुन इस तरह से करके एक लय बनाया। लय बनाने से पढ़ने वाले को थोड़ा अच्छा लगा।
किसी खास शब्द की भी पुनरावृत्ति कर दिए, र की पुनरावृत्ति, तो पद्य बनाना आसान हो गया। रघुपति, राघव, राजा, राम, आसान हो गया। उन्होंने एक अलंकार का प्रयोग किया, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कर दी। परंतु गद्य में इस तरह का लय बनाना थोड़ा कठिन होता है, और इसीलिए गद्य में शुरुआत क्या हुआ, तो गद्य में जो भी लोग रहे शुरुआत कहानी से किए, ताकि कैसे अपने पाठक को हम अपने साथ जोड़े रह सकते हैं। कहानी से शुरू की। कहानी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कहानी ऐसा नहीं कि सिर्फ कहानी बड़ी ही होगी। कहानी में लेखक को पूरी आजादी है सोचने की कि आप जो इच्छा जो सोचो, विषय जो इच्छा है जो रखो, केवल पाठक को बांध के रखो। अब कहानी में चूंकि कहानी किसी तरह उपदेश वाले हो सकते हैं, उपदेशात्मक हो सकते कि हम समझाना चाह रहे हैं, व्यंग्यात्मक हो सकते हैं, हम मजाकियल कर रहे हैं, लेकिन पाठक को अपनी ओर जोड़ने में कहानी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। अब देखो, कहानी का मतलब बहुत लघु कहानी, एक छोटी कहानी का है। अब हमने हेडिंग दे दिया बड़ा कौन, अब एक कहानी की है बड़ा कौन, एकदम छोटी कहानी सुना दी। अब बड़ा कौन एक कहानी का हेडिंग दी और कहे कि एक महिला के बेटे की शादी थी, और वह महिला कपड़े के दुकान में गई और दुकानदार से कही कि एक सस्ता साड़ी दिखाओ, नौकरानी को देना है। और वो महिला साड़ी लेके चली गई। थोड़ा ही देर बाद उसी दुकान में नौकरानी पहुंची और कही कि एक अच्छी साड़ी दिखाओ, मालकिन के बेटे की शादी है, उनके पुतोह को देना है। कहानी खत्म हो गया। आपको हमने हेडिंग दिया बड़ा कौन, तो एकदम छोटी कहानी हमने सुनाया, 3 लाइन की कहानी थी। कहानी छोटी भी हो गई, कहानी बड़ी भी हो सकती है। कहानी काफी लिंक जुड़ा होता है, इसलिए इंटरेस्टेड होता है। धीरे धीरे लेखकों ने इसी कहानी को और बड़ा कर दिया, तो इसी का नाम पड़ा उपन्यास। कहानी और उपन्यास में एक पात्र अवश्य होते हैं। देखो, गद्य की विधा समझा रहे हैं, इस विधा को समझो। जब तक इस विधा को नहीं समझोगे तो निबंध तक पहुंचना मुश्किल होगा। मैं इसीलिए कहा कि शुरुआत का 5 क्लास हमारा एक संजीवनी होगा किसी निबंध के शुरुआत करने वाले बच्चे के लिए। कैसे निबंध लिखते हैं, इतना तो पक्का है कि आपको यह समस्या नहीं आने जा रही है परीक्षा हॉल में कि क्या लिखे 1000 शब्द। समस्या यह होगी 1000 शब्द में ही कैसे लिखे, क्योंकि आप किसी विषय वस्तु पर अपनी पैनी दृष्टिकोण विकसित कर लेते हो, तो लेखन को एक समस्या रहता ही नहीं। अब यही कहानी का विस्तृत रूप उपन्यास, यह उसी तरह का अंतर है जैसे आप समझ सकते हो कि एक मकान और अपार्टमेंट में अंतर है, वही उपन्यास होगी। उपन्यास के बाद तब हमारे लेखक प्राचीन में नाटक खूब लिखे। इसमें दृश्य करके रहा, दृश्य 1, दृश्य 2। इसमें जो पात्र हैं, एक दृश्य में एक पात्र की सीन चला, फिर खत्म, दूसरे पात्र आए, तो इस तरह के नाटक चले। और शुरुआत में कहानी गद्य भाषा में जो लिखे गए, वो इसी पर हमारे जो लेखक होते थे वो पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते थे। इससे पढ़ने वाले को रुचि पद्य से ज्यादा गद्य की ओर चले गई। धीरे धीरे इन विधाओं के बाद एक नई विधा का डेवलपमेंट हुआ, इसी का नाम था लेख। और फिर धीरे धीरे एक डेवलप किया विधा जिसका नाम है निबंध। यही देखो, ये लास्ट का फेज है। इन चीजों में बहुत मुश्किल कड़ी है, क्योंकि निबंध में कोई कहानी नहीं है, कोई पात्र नहीं है, आप स्वयं हर समय सामने हो। इसमें लेखक पर्दे के पीछे से आराम से किसी को आगे करके सीन चला रहा है, इसमें आपको आगे रहना होगा। इतना रोचक लिखना होगा कि पढ़ने वाला हमेशा ही डर के लिखोगे कि ऐसा ना कि पन्ना उलट दे, इंटरेस्ट बनाए रखे। तो ये निबंध है, यही तुमको दुख समझना है। निबंध और लेख में कई बच्चे अंतर भी पूछते हैं, उसी तरह का अंतर है जैसे एक दोस्त और प्रेमी में अंतर है, बस और कुछ नहीं। एकदम ठेठ में बात समझो। कैसे कहते हो, फ्रेंड्स है और ये बॉयफ्रेंड है, बस वही है। अधिकार क्षेत्र अंतर हो जाते हैं, लगभग बाकी दोनों ले दे के एक ही है, बहुत सूक्ष्म दोनों में अंतर है, बहुत सूक्ष्म। और ये लेख निबंध में बस बातें यही समझो
कि लेख का मतलब है कि किसी भी चीज के तथ्य को अधिक प्रदर्शित करना। कोई चीज लिख भी रहे हैं तो खास समय के लिए प्रासंगिक होना, और निबंध में आपके मूल भाव मेन सेंटर पर है, आपका व्यक्तित्व केंद्रीय बिंदु पर है, और इसमें मुख्य रूप से आप समझो एक संवाद कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो। ये तथ्य और भाव में थोड़ा सा अंतर है। गाय उजली होती है, काली होती है, यह एक तथ्य की बात है। उजली और काली तथ्य की बात है, लेकिन आप इसी पे उस कलर को देख के भाव लिखो। कलर लिखना आवश्यक नहीं होता निबंध में। आप निबंध का मतलब एक लेखक बन के लिखो कि हमारे पाठक जो पढ़ने वाले हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे। हम अगर गाय के रंग की भी बात कर रहे हैं तो आप कहो कि गाय की रंग इतनी आकर्षक और मनमोहक होती है कि उसे देखने पर हमारी दृष्टि कुछ क्षण के लिए स्थिर सा हो जाता है। धूप में खड़े किसी गाय को मैं जब देखता हूं तो लगता है मानो उसके शरीर पर किसी ने अबरख रगड़ दिया हो। उसके शरीर से निकली हुई आभा एक विशेष प्रकार की चमक का बोध कराती है। आपको उसके कलर देख के कैसा भाव आ रहा है, ये भाव के सिस्टम अधिक प्रधानता दोगे। लेखक अपनी बात को निकाल रहा है तो ये निबंध का पाठ होता है। गाय दूध देती है, भूसा खाती है, ये तथ्य है। आपको सोचना है भाव। गाय दूध देती है तो इस पर भाव सोचो कि भारत एक विशाल जनसंख्या का देश है और यहां मातृ मृत्यु दर अधिक है। यहां कई ऐसी माताएं हैं जो बच्चों को जन्म देते समय ही मर जाती है, और वैसे बच्चों की संख्या भारत देश में बहुत अधिक है। इन बच्चों का पालन पोषण भारत में इस गाय के दूध से ही संभव है, जिसके कारण भारत में गाय को मां का दर्जा दिया गया। आप इस पर पूरा पकड़ के कितने भाव लिखते हो, वह निबंध होगा। और यह भाव कभी किसी ने आप में जगाया नहीं। आपने हमेशा निबंध लिखा है 10वां में, फिर 12वां में, फिर ग्रेजुएशन में, वो भी सिर्फ चोरी कर करके। कई बच्चे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भी तब दिया है जब चिट्ठा में कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा है, पैराग्राफ चेंज है, नहीं तो कब क्या करेगा ठिकाना नहीं। यही चीज आपको बहुत अच्छा करना है, और इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि इन चीजों के बाद वर्तमान परिदृश्य में फिर इसका भी बड़े रूप में जुट गया थीसिस। पीएचडी करेंगे तो थीसिस जमा करो। निबंध से भी ऊपर का काम हो गया। विषय में शोध करके आप क्या रिजल्ट देना चाह रहे हो, वो थीसिस का पार्ट। तो गद्य विधा में इतने पार्ट देखो जुड़ते चला गया। जब हमें कहानी पढ़ा रहा था तो इस कहानी के भी कई पार्ट होते हैं, शब्द चित्र, रेखा चित्र, ये व्यंग्यात्मक, तो उसमें बहुत सारी बातें चलेगी। लेकिन हमारा विषय वस्तु अभी सीधा निबंध पे। एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, निबंध की शुरुआत कहां से हुई, किस प्रकार के निबंध होते हैं, ये आपने सर बताया। यूपीएससी मॉडल ये क्या है, यही चीज तुमको समझाएं। निबंध मेन 4 प्रकार के होते हैं। एक निबंध ऐसे हैं जो आसान है। देखो, निबंध लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक निबंध होते हैं जिसमें बच्चों को वर्णन करना होता है, तो ये वर्णन वाला में बच्चा बहुत खुश होता है। इसके लिए बहुत टीचर की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे वही सब सोच के अभी भी निबंध नहीं पढ़ने का सोचते हैं, निबंध के ट्यूशन का जरूरत है, ऐसे ही ठीक हो जाए। नहीं ठीक होगा, क्योंकि जो तुम सोच रहे हो ना, उतना आसान निबंध ही नहीं आएगा। यूपीएससी पैटर्न का मतलब ये कहीं नहीं है कि केवल महिला दे दिया और तुमको बस लिख देना है। तुमको किसी भी विचार की प्रासंगिकता, किसी पर विषय वस्तु पर, जैसे एक निबंध तो मैं जान रहा हूं पहले से आउट है, सामाजिक निबंध पढ़ाएंगे 100 अंक के लिए आउट है, और वह है हमारे जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना जो अभी चल रहा है, ये पहले से आउट निबंध है। बीपीएससी एकदम अवश्य है, देना ही देना। अब देखो, यही चीज आपको समझा रहे हैं। हम जो कह रहे हैं वो समझो। जातिगत जनगणना आएगा और तुम उसके लिए कहीं अखबारों का आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो आर्टिकल है, वो लेख है, वो निबंध नहीं है। इसमें जातिगत जनगणना हम क्वेश्चन आउट कर दिए तो ये भी नहीं है कि यही आएगा। इसमें क्या हेड टेल जोड़ेगा वो यूपीएससी मॉडल है।
इसमें वर्णात्मक जो निबंध होते हैं आसान होते हैं वर्णन करना, इसमें शब्द ही इसी से आसान दिया जाएगा। भारतीय समाज में जाति या वर्ण, ये आपको दे दिया जाति और वर्ण, ये आपको दे दिया निबंध। तो बहुत आसान हो गया, हड़प्पा काल से ही शुरू कर दिए कि समाज मातृसत्तात्मक, जाति स्पष्ट नहीं। ऋग्वैदिक में चले तो ऋग्वेद में पहली बार चारों वर्ण का उल्लेख, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द पहली बार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कैसे कर्म आधारित जन्म आधारित, किस प्रकार का चेंजिंग, पूरा बैठ के हिस्ट्री से ही चल रहे हो। तो ये वर्णात्मक निबंध है और ये लेवल 1 के निबंध होते हैं। इस लेवल को यूपीएससी मॉडल नहीं कहा जाता। जो बच्चा यह सोच के खुश है यार महिला पर आएगा तो हम हड़प्पा से ही चल देंगे और जाति पर आएगा तो वहीं से हम ऋग्वैदिक से चल देंगे, ऋग्वेद से ही उल्लेख करेंगे, उत्तर वैदिक आते ही उसको कर्म आधारित हटा के जन्म आधारित करेंगे, जाति की गतिशीलता की बात करेंगे, तो ये वर्णात्मक निबंध है। ऐसे निबंध यूपीएससी मॉडल नहीं है। दूसरा निबंध जो होते हैं इसमें हल्का यहां पे ये मुस्कुराहट गाब होता है, इसको कल्पनात्मक निबंध कहते हैं। देखो ये कल्पनात्मक होता है, एक कल्पनात्मक से यहां पे एकेडमिक ग्रेजुएशन लेवल पे इस तरह के निबंध आने शुरू हो जाते हैं। वर्णात्मक निबंध छोटे बच्चों के लिए होता है जनरली, जाति और वर्ण, गाय, इसमें अपना विद्यालय पुस्तकालय, इस तरह का वहां वर्णन करना है उस बच्चे को। यहां से कल्पनात्मक निबंध होते हैं। कल्पनात्मक का मतलब क्या है, इस समय कल्पना करना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो लड़के कल्पना कितना अच्छा करते हो, यह मेन चीज। हमने आपको बताया कि लेखक का व्यक्तित्व केंद्र बिंदु में जिसमें रहे वो निबंध है। इसमें आपके दोनों बात की जांच हो जाती है, आपका मन क्या है, आपका भाव क्या है, आप कैसे व्यक्ति हो, क्या आप प्रशासन चला पाओगे, ये मन और भाव आपकी कल्पनाओं से स्पष्ट झलकता है। तो बस ये कल्पना प्रधान जो निबंध देख रहे हो, जैसे अभी हमने बताया मेरे सपनों का भारत, तो अब क्या है, इस निबंध से इसमें लॉक हो गए, आपकी सीमाएं सिमट गई। अब आपकी कल्पना कितनी उड़ान लेती है, शिक्षक ने आपको वर्ग के माध्यम से कितने पंख दिए, किस प्रकार के आप उड़ान ले पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब मेरे प्रिय कोई भी पुस्तक आ गए, मेरे प्रिय लेखक आ गए, मेरे प्रिय कवि आ गए, तो ये कल्पनात्मक है। यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री होता, स्पेशली बिहार का लगा दिया, तो इस टाइप के निबंध समझ सकते हो कि यहां से हल्के लेवल शुरू हो जाते हैं। इसी की बात करें तो हम जातिगत जनगणना में कर रहे हैं, तो ये अब थोड़ा सा कह देगा जाति और समाज या समाज के विकास में जाति। अब आपको इसी में थोड़ा सा कल्पना लगा दिया, अब बहुत हड़प्पा उड़प्पा नहीं चल सकते। अब आपको कह रहा है समाज के विकास में जाति, समाज के विकास में जाति, अब ये आपको शब्द दे रहा है। तो देखो यही चीज है, इसको यहां कैसे टाइट किया गया है, ये टाइट समझोगे इसके लिए मुख्य क्लास होगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो आपको मैं 100% गारंटी कर दूं, ज्यादातर टीचर पढ़ाएगा नहीं, गेस करने वाले मिलेंगे। आपको करना कैसे है, लिखना कैसे है, सॉफ्टवेयर चाहने वाले कम लोग मिलेंगे। बस ऐसे यूपीएससी ने पूछा है, ऐसे पूछा है, वो पूछा है, ये वाला ऐसे है, इसी पे रह जाओगे और अंतिम बस घिसा पिटा में ही रह गए। आपको कुछ भी आए तो तैयार हो। हम एक ही टॉपिक को बता रहे हैं किस तरह से कल्पनात्मक जाएगा, समाज के विकास में जाति की भूमिका। इसमें जातिगत जनगणना समाज के लिए किस प्रकार सहायक होगा, आपकी उड़ान शक्ति से चेक करेगा कि क्या आपके अंदर सुव्यवस्थित रूप से लिखना, सुसंगठित रूप से लिखना, एक पूरे क्रम को बनाए रखना, आप बढ़िया से उसको, इतना तो नहीं कि कहीं भाग जा रहे हैं, भटक जा रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जरूरत से ज्यादा कहीं पे आपके अंदर ऐंठन है, सारा चीज चेक हो जाएगा। तो ये कल्पनात्मक निबंध से ही मेन मान के चलें कि आपके हल्के सिलेबस शुरू हो जाते हैं। अगला नंबर जो निबंध है, यह निबंध थोड़ा कठिन होता है, इसी को कहते यूपीएससी के लेवल की भूमिका। इसमें वर्णन भी होगा,
कल्पना भी होगा और इसमें विश्लेषण भी होगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें दोनों पक्ष और विपक्ष होंगे। इसमें कितने बढ़िया आप तर्क दे पा रहे हैं और कहां पे आप निष्कर्ष दे पा रहे हैं, इस विषय वस्तु को ही सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। यह आपके यूपीएससी मॉडल है, यहां तक के लेवल आपको समझना होगा। अब देखो, महिलाओं के बारे में उधर आसान क्वेश्चन आते हैं। जब लेखक यहां आ जाते हैं सेटर, तो यूपीएससी मॉडल क्या है? केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं के सुधार के लिए पर्याप्त नहीं है, निबंध लिखो। एक शब्द नहीं देगा कि महिलाओं की भूमिका और फलाना, आपको एकदम टाइट करेगा कि राजनीति में आरक्षण की बात चल रही है, पंचायती राज में बिहार में 50% आरक्षण। अब जान के दे रहा है कि केवल राजनीतिक अधिकार महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए पर्याप्त नहीं है, निबंध लिखो। पूरे पक्ष विपक्ष, पूरे लॉजिक आपका क्या कहता है, आपकी कल्पनाएं कितनी हैं, आप कितना वर्णन कर सकते हो, सब की जांच हो जाएगी। अब इसी में जातिगत जनगणना और बिहार दे दिया, तो दोनों पक्ष आ गया, पक्ष भी विपक्ष भी। तर्क क्या दे रहे हो? जातिगत जनगणना बिहार के लिए कितना आवश्यक, बस हो गया। तो आप कितना अच्छा पक्ष पे हो विपक्ष पे हो। हमने अभी बताया जातिगत जनगणना तो एक आउट सेक्शन, लेकिन उस पर बच्चों का कलम कितना बढ़िया चलेगा, शिक्षक कितना बढ़िया उसके अंदर सॉफ्टवेयर लोड किए हैं, पक्ष विपक्ष में किन मुद्दों को लिखना है, कहां भटकना कितना है, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है। और इस लेवल का निबंध और लास्ट चौथा इस लेवल के निबंध, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है। इस निबंध में तो जस्ट समझो कि रोला ही देता है। ये यूपीएससी मॉडल है, तीसरा चौथा, और बहुत खुश हुआ तो दूसरा लेवल रहेगा। एक शब्द नहीं रहेगा, सेंटेंस रहेगा। अब इसमें सब चीज रहेगा, इसमें भी वही है, वर्णन भी होगा, इसमें भी आपके कल्पना भी होंगे, इसमें भी आपके विश्लेषण भी होंगे, और इसमें आपके खास एक और चेक किया जाएगा कि आपके अंदर अमूर्त चिंतन कितना बढ़िया शिक्षक ने विकसित किया है। अमूर्त चिंतन का मतलब जिसको देख नहीं सकते हो इंद्रियों के द्वारा, महसूस कर सकते हो अपनी बुद्धि के द्वारा। गांधी मूर्त थे, अंबेडकर मूर्त थे, लेकिन गांधीवाद एक अमूर्त चिंतन है, अंबेडकर बाद एक अमूर्त चिंतन है। अंबेडकरवाद से किस प्रकार समाज का कल्याण हो सकता है। महावीर मूर्त हैं, लेकिन अब इसमें क्या देगा, दे देगा महावीर के विचार आज कितने प्रासंगिक। अब सोच लो, दे देगा 21वीं शताब्दी और बुद्ध, बस ही हो गया। अब बुद्ध की अमूर्त चिंतन आपके अंदर शिक्षक ने कितना डाउनलोड किया, इतनी बात को आप कितना सहजता से रिप्रेजेंट करोगे, ये कभी खुश नहीं होना। अब ध्यान दीजिए, ये कभी खुश मत होना कि निबंध, कई लड़के इतने खुश हो जाते हैं ना कि पढ़ता ही नहीं है, लिख लेंगे परीक्षा हॉल में। मालूम है तुम्हें 100 नंबर में इकाई में नंबर आएगा, इकाई में आएगा, दहाई आना मुश्किल है। अगर तुम एक व्यवस्थित क्रम नहीं रखोगे तो 9-10 परीक्षा की रिट्रीट हो जाएगा। तुम्हें लगता है कि बिना किसी पात्र के, बिना किसी कहानी के, बिना किसी इंटरेस्ट के आप पूरे लगातार 4 पन्ना लिखोगे और जांचने वाले आपके पढ़ते चले जाएं, क्या तुम ही शिक्षक रहो, परीक्षक रहो, पढ़ पाओगे? जिस बच्चे में लय नहीं होगा, क्या ये संभव है कि कोई लय नहीं मिल रहा है, कहां से कहां भाग रहा है और हम पूरा उसका पढ़ ही नहीं पाओगे? क्योंकि कहानी में तो इंटरेस्ट है, इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। इसको आपको इंटरेस्टेड बनाना है कि कैसे करें और क्या करें। अब देखो ना, इस पे निबंध आएगा तो देखो, अब ये बताते हैं तुमको बीपीएससी क्या पूछेगा। अब आपको देगा बिहार में जातिगत जनगणना, अब जो है जाति मुक्त समाज में बाधा है। बिहार में जातिगत जनगणना जाति मुक्त समाज के कल्पना में बाधा है, निबंध लिखो। अब कैसे नहीं करता है अंतिम में कि कैसे, क्वेश्चन कैसे नहीं करे। अब आप बाधा समझ रहे हो कि नहीं, आप इसमें कहां जाओगे? यह एक सरकार की योजना है, तो आप कितना इसका विरोध करोगे, कितना पक्ष रखोगे, किधर जाओगे,
यही शिक्षक के साथ समझना है। और ये 2 in 1 काम है। न केवल आपका 300 अंक का निबंध तैयार होगा, बल्कि अनजाने में 120 अंक का इंटरव्यू तैयार होगा, क्योंकि इंटरव्यू व्यक्तित्व का सामने से परीक्षण है और निबंध व्यक्तित्व का लिख के परीक्षण है, दोनों व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। तो अभी तो हम ये नहीं कहे हैं निबंध है क्या, ये तो मैं केवल प्रारूप समझा रहा हूं। निबंध किस तरह के होते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे शुरू किया जाए। आज जिस निबंध की बात कर रहे हैं वो निबंध कब बना, कैसे बना, बहुत इंटरेस्टेड बात करेंगे। और निबंध लिखने में किन किन चीजों का प्रयोग करें, क्या सर हास्य का प्रयोग करें कि नहीं, व्यंग्य का प्रयोग करें कि नहीं, व्यंग्य क्या है, अलंकार का प्रयोग करें कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जब तक ये सब हथियार नहीं है, तुम एक अच्छा निबंध लिखने वाला बच्चा बन ही नहीं सकता। हमारे क्वेश्चन गेस करने से और ये आ जाएगा और पूरा सिलेबस लिख देने से तुम एक निबंध नहीं लिख सकते। वो आपका व्यक्तित्व है, जिसे मुझे एक एक करके, जैसे एकदम पूरे तराश करके ईंट ईंट जोड़ करके मकान बनाना पड़ता है, उसी प्रकार आपके व्यक्तित्व में सुधारों के लिए हमें कई क्लास लेना पड़ेगा, जिसको कोई निबंध से लेना देना नहीं। आपके अंदर कितना सोच विकसित हो। हम एक समाज की बात करेंगे, पूरे आरक्षण की बात करें, महिलाओं की स्थिति की बात करें, जाति की बात करें, जाति होना चाहिए कि नहीं, इसके लिए लोगों के विचार की बात करें। अब सोचो ना कि तुम्हें पढ़ाएंगे कि गांधी ने कहा जाति उतना ही आवश्यक है जितना न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सत्य है, जाति उतना सत्य है। गांधी इसके कट्टर समर्थक है, कट्टर समर्थक, समर्थक नहीं, कट्टर समर्थक। गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि कोई मुस्लिम कुरान नहीं मानता तो मुस्लिम नहीं है, कोई अगर ईसाई बाइबल नहीं मानता तो वो ईसाई नहीं है, और कोई हिंदू जाति नहीं मानता तो हिंदू नहीं। अब सोचो कहां विचार जा रहा है। आप क्या सोच रहे थे, गांधी क्या कह रहे हैं, बाकी लोगों का क्या कहना है, सब के विचारों को जोड़ करके कहां रहना है, कहां हटना है, आपके दिमाग को कहां सेट करना है, एक कंप्लीट रूप से एक पूरा सिस्टम है। व्यंग्य क्या है, एक मजाक है, ये हंसी है, ये अलंकार है, ये सजावट है। जब तक अलंकार का प्रयोग हल्के मात्रा में करना है, व्यंग्य हल्के मात्रा में करना है। अब गरीबी की बात चलेगी, अब आप उसमें हल्का व्यंग्य का मतलब मजाक मारे। कैसे मजाक मारे भाई, तो हरिशंकर प्रसाई की एक बात समझाते हैं। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक रचना किया, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। अब देखो व्यंग्य क्या है, तुम्हें सुन के आश्चर्य लगेगा कि वाह लेखक ने कितना बढ़िया व्यंग्य किया। व्यंग्य माने मजाक। कैसे तुम्हारे बगल में कोई बैठ करके 18 पूरी खा लिया, 18 पूरी, और वो हाथ धो रहा है, तो आपने कहा क्या भाई जी तबीयत नहीं ठीक था क्या, आज बड़ा कम दवाएं। तो बगल में बैठा हुआ सब लोग कस के हंस रहा है कि जब पूरी वाला आता था तो छौ लेता था, और इसको कह रहे हैं क्या भाई जी तबीयत नहीं ठीक था क्या। इसका मतलब ये मजाक था, व्यंग्य था। यही समझना, यही समझना है आप सभी को, व्यंग्य क्या है। हरिशंकर प्रसाई ने कहा कि जब मैं ठिठुरते हुए गणतंत्र को देख रहा था, झंडा फहर रहे थे, पूरे ठंड थे, तो झंडा फहरने के बाद रेडियो उद्घोषक ने कहा कि घोर करतल ध्वनि हो रही है, कर मने हाथ, तल मने तली, खूब तालियां बज रही है। मैं दाएं बाएं सभी जगह देखा, सभी लोग, इतने ठंड थी कि कोट और जैकेट के अंदर हाथ किए थे, कोई ताली नहीं लगा रहा था, ठंड ज्यादा थे, लेकिन तालियों की आवाज आ रही थी। और यह आवाज पीछे बैठे लोगों की थी, जिन्हें हाथ गर्म करने को कोट नहीं था। और इन्होंने व्यंग्य किया। व्यंग्य को समझो, मजाक को समझो। एक लेखक किस स्तर का व्यंग्य कर सकता है। इन्होंने कहा कि यह क्या, झंडे फहराने वाले ने ये अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया माइक से कि मैं गरीबी मिटा दूंगा, गरीबी मिटा दूंगा। तो मैं चिंता में पड़ गया कि गरीबी मिटा दोगे तो फिर ताली कौन लगाएगा। अमीर तो पैकेट में हाथ रख के बैठा है, ताली कौन लगाएगा। ये देखो अमीरों पर एक व्यंग्य था, मजाक था। ये अलंकार कैसे प्रयोग करोगे, मजाक में कहां तक लिखोगे, किस प्रकार के आप हास्य बात लिख सकते हो। हल्की बातें लिखनी है, कुछ ऐसा नहीं समझना है कि निबंध ये है वो है। निबंध एकदम
मस्ती चाल में लिखो, केवल ध्यान रखो सुव्यवस्थित हो, एक क्रम ऐसा बनाए कि पढ़ने वाले को एक लय मिले और वो कभी छोड़े नहीं, लगे कि वाह बहुत बढ़िया रंग से इसको बनाते जा रहा है। और एकदम सुसंगठित रूप में लिखना, ऊपर ठीक से चलना, कैसे ऐसे बना, कैसे लिखना चाहिए, किस प्रकार शुरू करना चाहिए, निबंध के प्रकार क्या है, इस पर एक क्लास फिर लेंगे, फिर दूसरा क्लास बेसिक होगा और तब 3-4 क्लास के बाद तब मैं विषय वस्तु पर आऊंगा। मैं दावा करता हूं कि 2 निबंध हमारे द्वारा पढ़ाए गए क्लास से मस्ती में खूब लिखोगे, कलम नहीं रुकेगा, 1000 शब्दों की चिंता नहीं होगी, ये निश्चित। एक निबंध हमारे विभिन्न शिक्षकों के 4 शिक्षकों के समूह से आप उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी का हो, आर्थिक हो, या फिर आप राजनीतिक हो या धार्मिक हो, अमूर्त चीज हो, उन चीजों पर भी लिख सकते हो। अमूर्त में तो जीएस में ही जो गांधी के सिद्धांत पढ़ोगे, नेहरू पढ़ोगे, टैगोर पढ़ोगे, उनके विचारों से ही अमूर्त से एक निबंध आ जाएंगे। तो उधर जो पढ़ोगे वो एक कंक्रीट होगा, इधर लिखने सीखोगे, आराम से लिख पाओगे। तो हम समझते हैं कि आज का क्लास आपको यह अच्छा लगा होगा। जो भी बच्चे निबंध क्या है जानना चाह रहे थे, उनको कैसे लिखें, उसमें ये क्लास कुछ आपको मदद किया होगा। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, लाइक बटन अवश्य दबाएंगे। वो एक थर्मामीटर यूट्यूब ने दिया है जिससे मालूम चलता है कि बच्चे किस प्रकार इसको बढ़िया से पसंद कर रहे हैं और हमें आगे किस प्रकार से करना है। अभी निबंध क्लास के लिए दिल्ली से आपके दीपक सर आए हुए हैं, जो पॉलिटिकल इशू के निबंध लेंगे, राजनीतिक विज्ञान से संबंधित निबंध लेंगे, तो उनके क्लासेस भी आप करेंगे। कई और शिक्षक होंगे जो निबंध के विभिन्न पहलू को करेंगे। हमारे साथ निबंध ऑफलाइन क्लास पटना बाजार समिति में साकेतपुरी में विद्या एजुकेशन के नाम से है, वहां मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, बाकी टीचर भी ऑफलाइन पढ़ाएंगे और वहीं से क्लासेस लाइव भी होगा। जो बच्चे घर बैठे पढ़ना चाह रहे हैं तो वो लोग बस कुछ नहीं, 8294422949 इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, कैसे पढ़ना है क्या है, या व्हाट्सएप कर लेंगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रिप्लाई के लिए 7023158839 ये 2 नंबर आपको प्रदान किए गए हैं। दोनों नंबर से आप वहां पे जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। हमारा कोशिश है निबंध कई जगह होगा, लेकिन जितना न्यूनतम खर्च में हम करेंगे उतना कोई नहीं करेगा, ये हम हमेशा प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, आप सभी लोग का प्यार इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सभी को।